विवेकानंद कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। अभी तक हम जो साइंस की जो सीरीज़ जो चला रखी थी, इस साइंस की सीरीज़ में अपन एंडोक्राइन सिस्टम कह सकते हैं, अपने अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में अपन पढ़ रहे थे। अब अगर इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएं तो देखो, अभी तक जो अपन ने अंतःस्रावी ग्रंथि में जो कुछ भी पढ़ा है, पहली बात तो ये है कि जो अपन ये पढ़ रहे हैं ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रख करके सारी चीज़ें अपन क्लियर कर रहे हैं। मेन रूप से यहाँ से आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन लिखने को आए तो आप लिख भी सकते हो, ऑब्जेक्टिव आए तो ऑब्जेक्टिव रूप में अपन यहाँ से अपन जो आंसर होता है, ऑप्शन जो होता है उसको अपन आराम से टिक कर सकते हैं। तो आप ये मान के चलना कि आप जो ये क्लास अपन रेगुलर जो चल रही है ये इस हिसाब से है कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है उसको अपन यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, उसके क्वेश्चंस जो हैं उनको अपन यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो इनका बार बार रिवीजन करो। अगर वीडियो एक बार में समझ में ना आए, दोबारा देखो उसको, फिर से देखो, चीज़ें कब तक समझ नहीं आएंगी। तो थोड़ी हर चीज़ में कोई भी आप चीज़ पढ़ो आप, तो उस टॉपिक में आपको हर चीज़ में टाइम लगता है थोड़ा सा, और अगर आपने टाइम दे दिया तो आप ये मान के चलना कि वो टॉपिक आपका हो जाएगा। तो अपन जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था अपने अंतःस्रावी ग्रंथि, और अंतःस्रावी ग्रंथियों में अगर आपने हमारी लास्ट की जो वीडियो है वो देख ली होंगी तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे कैसे चीज़ों को अपन आगे पढ़ते हुए जा रहे हैं। तो हम अब आगे बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि या एंडोक्राइन सिस्टम में ही आगे की जो ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियाँ हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। यदि आपने हमारी पीछे की वीडियो अगर नहीं देखी तो पहले उनको देखें, फिर जाके ये आपको अच्छे से और समझ में आएगी। चीज़ों को बार बार देखें। मैं मानता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ रही होंगी अगर आप रेगुलर हमारी इन वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो। और अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो चीज़ें, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, दोस्तों तक आपको इसको पहुँचाएँ और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम अब आगे देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों में हम जो नेक्स्ट जो ग्रंथि लेते हैं वो है अपने टेस्टिस, या जिसको अपन कहते हैं वृषण। ये तो होता है मेल में, वृषण किस में होता है? मेल में। और ओवेरी जिसको अपन कहते हैं अंडाशय, ये होता है फीमेल में। मेल में क्या होता है अपने वृषण, और फीमेल में क्या होता है अपने अंडाशय। ठीक है। अब ये जो वृषण है, इस वृषण से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, या फिर इसी को अपन दूसरा नाम कह सकते हैं एंड्रोजन हार्मोन। इसी का दूसरा नाम क्या है? एंड्रोजन हार्मोन। ये हार्मोन अपने क्या काम करता है कि जो मेल होते हैं, मेल में मेल के लक्षण लाता है। मेल में मेल के लक्षण लाता है। जैसे अगर आपसे पूछे कि मेल में मेल के लक्षण का मतलब क्या है, जैसे आप बोल सकते हो दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज़ का भारी होना, आवाज़ का भारी होना, जो कलाई होती है कलाई का चपटा होना, कलाई का कैसा होना? चपटा होना। और मेल का एक जो लक्षण है वो है जो मांसपेशी हैं, मांसपेशियों का मजबूत होना। तो अपन ने यहाँ से वृषण और अंडाशय दोनों अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। इनमें अपन ने देखा कि जो वृषण होता है वो मेल में पाया जाता है, जिससे एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है? एंड्रोजन हार्मोन।
ये क्या काम करता है कि जो मेल होते हैं उन मेल में किसके लक्षण लेके आता है, मेल के लक्षण लेके आता है, जैसे दाढ़ी मूँछों का आना, आवाज़ का भारी होना, कलाई का चपटा होना और मांसपेशियों का क्या होना, जो मसल्स होती हैं उनका मजबूत होना। अगर अपन अंडाशय की बात करें तो इस अंडाशय से या ओवेरी, इस अंडाशय से अपने दो हार्मोन निकलते हैं, एक तो है एस्ट्रोजन और एक है प्रोजेस्टेरोन। एक तो है एस्ट्रोजन और एक है प्रोजेस्टेरोन। अगर अपन प्रोजेस्टेरोन की बात करें तो इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को अपन प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। प्रोजेस्टेरोन को अपन किस नाम से जानते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन। अब जो एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है, ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, ये फीमेल में या फिर महिला के लक्षण लाता है। तो अपन ने दो चीज़ देखी, अंडाशय फीमेल में पाया जाता है, अंडाशय से दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन को अपन एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है प्रेगनेंसी हार्मोन, और एस्ट्रोजन जो होता है वो महिलाओं में किसके लक्षण लेके आता है, महिलाओं के। अब आप बोलोगे महिलाओं के लक्षण कौन कौन से, जैसे आवाज़ का पतली होना, कलाई का गोल होना, और जो मांसपेशियां जो होती हैं, मांसपेशियों का यहाँ तो देखो क्या हो रही है, मांसपेशियां मजबूत हो रही हैं, और यहाँ जो मांसपेशियां हैं वो अपन ये कह सकते हैं कोमल होना, मांसपेशियों का कोमल होना। तो यहाँ पर अपन ने देखा दो ग्रंथियाँ हो गई अंतःस्रावी ग्रंथियों में, एक तो वृषण हो गई और एक क्या हो गई अपने अंडाशय हो गई। वृषण क्या काम करती है, अंडाशय क्या काम आता है, वो अपन ने देख लिया यहाँ पर। अब इससे आगे अपन बात करते हैं, या फिर एक और क्वेश्चन आता है, नोट करके आप उसको लिख सकते हो कि अपने चेहरे पे जो कील मुहासे होते हैं, उन कील मुहासों के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है। तो देखो कील मुहासों के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिम्मेदार होता है। तो एक बार वापस से अपन रिवाइज करते हैं, दो अंतःस्रावी ग्रंथि अपन ने पढ़ ली यहाँ पर, एक तो वृषण और एक अंडाशय। वृषण और अंडाशय, अंडाशय में देखें एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को अपन कहते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है ये महिलाओं के लक्षण लेके आता है, फीमेल में फीमेल का लक्षण लेके आता है, जैसे आवाज़ का पतली होना, कलाई का गोल होना और मांसपेशियों का कोमल होना, या अपन ये कह सकते हैं मांसपेशियों का थोड़ा सा कमज़ोर होना, मांसपेशियों का हल्का सा क्या होना, कमज़ोर होना। जो कील मुहासों के लिए जो जिम्मेदार होता है वो कौन सा हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसके बारे में, इन सब के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे आगे चल के। वृषण से जो हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं, या फिर उसको अपन किस नाम से जानते हैं, एंड्रोजन हार्मोन के नाम से। ये क्या काम करता है कि मेल के लक्षण लेके आता है, जैसे दाढ़ी मूँछों का आना, आवाज़ का भारी होना, कलाई का चपटा होना और मांसपेशियों का मजबूत होना। अब हम आगे देखते हैं एड्रिनल ग्रंथि। अब आगे कौन सी ग्रंथि देखते हैं अपन, एड्रिनल ग्रंथि। अब बात करते हैं हम एड्रिनल ग्रंथि की। अब किसकी बात करते हैं हम, एड्रिनल ग्रंथि की। देखो अभी अपन ने वृषण और अंडाशय, टेस्टिस और ओवेरी के बारे में देख लिया अपन ने। अब अपन बात करते हैं किसकी, एड्रिनल ग्रंथि की। देखो चीज़ों को आप अगर ध्यान से समझोगे तो आपको अच्छे से समझ आएंगे। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत से टीचर जो हैं मतलब इतने फेमस कर दिए कि सिर्फ बातों से अपन उनके खुश हो जाते हैं। उन्होंने जो बोला अपन ने सुन लिया, बस फैक्ट। लेकिन वो चीज़ें क्या है कि बस एक आप ये मान के चलो कि बस मज़े लेने के लिए समझ में आती हैं अपने। लेकिन जो चीज़ें अपने आने चाहिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो अपन को जब तक आप पूरा नहीं समझोगे तब तक आप चीज़ों को नहीं समझ सकते। अब मैं आपको लाइन टू लाइन अगर बता देता अब तक अपने एक या दो वीडियो में, और जहाँ तक मैं मानता हूँ लोगों ने पढ़ा भी रखा है, एक वीडियो में अंतःस्रावी, एक में बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ। लेकिन नहीं, अपन जब चीज़ों को तरीके से करते हैं तो आज अपनी लगभग 5वीं 6वीं वीडियो जो है
तो हर चीज़ में टाइम लगता है, लेकिन आप ये समझ रहे होंगे, आप अगर आप रेगुलर देख रहे हैं तो चीज़ों को कैसे अपन पढ़ते जाते हैं, धीरे धीरे आप एक ऊंचाई पे पहुंच जाते हो। तो देखो, तो अपन बात करते हैं एड्रिनल ग्रंथि की। किसकी बात करते हैं? एड्रिनल ग्रंथि की। अपन ने जब शुरुआत में जब सेकंड जो क्लास थी उसमें अपन ने देखा था कि हमारे शरीर में जो एड्रिनल ग्रंथि है वो कहाँ पर पाई जाती है। तो अपनी जो किडनी होती है उस किडनी के ऊपर एक टोपी नुमा एक संरचना मान के चलो आप, तो किडनी के ऊपर एक संरचना पाई जाती है जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि, इस एड्रिनल को या फिर अपन कह सकते हैं किडनी को अपन हिंदी में कहते हैं वृक्क। किडनी को अपन हिंदी में क्या कहते हैं? वृक्क। और अधि शब्द का मतलब होता है ऊपर। एक शब्द होता है जिसका जैसे अधि, अधि का मतलब होता है ऊपर। अधि का मतलब क्या होता है? ऊपर। और किडनी का मतलब होता है वृक्क, मतलब किडनी के ऊपर। इसका नाम दे दिया अधिवृक्क। और इसको अपन दूसरे नाम से जानते हैं रीनल। किस नाम से जानते हैं? रीनल। और एक शब्द होता है एपी। एपी का मतलब ये होता है ऊपर। और किसके ऊपर? रीनल के ऊपर, इसलिए एपीरीनल, अधिवृक्क और एड्रिनल ग्रंथि, इसको अपन तीनों नामों से जानते हैं। अगर अपन एड्रिनल ग्रंथि की बात करें तो एड्रिनल ग्रंथि को दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है इसका आंतरिक भाग और एक होता है इसका बाहरी भाग। ठीक है, आउटर पार्ट एंड इनर पार्ट। तो ये मैंने मान के चलो क्या बना ली? एड्रिनल ग्रंथि बना ली। यहाँ से ये समझाने के लिए एड्रिनल ग्रंथि बना ली। अब इसमें कितने भाग हैं? दो भाग। एक तो है इसका आउटर पार्ट जिसको अपन नाम दे रहे हैं यहाँ पर बाहरी भाग। एक तो कौन सा भाग है? आउटर पार्ट, बाहरी भाग। और एक है इसका इनर पार्ट, आंतरिक भाग। इनर पार्ट, आंतरिक भाग। तो इनर पार्ट को अपन एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है मेडुला। मेडुला बोल लो, मेडुला बोल लो। इनर पार्ट को, आंतरिक भाग को अपन किस नाम से जानते हैं? मेडुला के नाम से, जिससे दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एड्रिनलिन हार्मोन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन। अपन इनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, सारे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं पीसीएस में। तो एड्रिनल ग्रंथि, इसको अपन दो भागों में बांटते हैं, इनर पार्ट और आउटर पार्ट। इनर आंतरिक भाग को अपन मेडुला के नाम से जानते हैं, जिससे दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एड्रिनलिन हार्मोन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन। तो इनर से एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, आंतरिक भाग से ये दो हार्मोन स्रावित होते हैं। अब जो कॉर्टेक्स है, बाहरी भाग को अपन एक नाम से जानते हैं जिसका नाम क्या है? कॉर्टेक्स। बाहरी भाग को अपन किस नाम से जानते हैं? कॉर्टेक्स के नाम से। और एक मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, वो एक बार ध्यान से समझना कि जितने भी कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकलते हैं, कॉर्टेक्स से निकलने वाले सभी हार्मोन्स को अपन एक नाम से जानते हैं स्टेरॉइड। किस नाम से जानते हैं? स्टेरॉइड। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं अगर आप तरीके से इनको देखो कि कॉर्टेक्स से जितने हार्मोन निकलते हैं उनको अपन किस नाम से जानते हैं? स्टेरॉइड के नाम से जानते हैं के बने होते हैं या स्टेरॉइड के बने होते हैं। इन्हें कॉर्टिकोस्टेरॉइड कहते हैं, क्योंकि कहाँ से निकल रहे हैं? कॉर्टेक्स से। किसके बने होते हैं? स्टेरॉइड के। इसलिए अपन इनको किस नाम से जानते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड। किस नाम से जानते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अब कॉर्टिको जो स्टेरॉइड हैं, यहाँ से दो हार्मोन निकलते हैं, सेक्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एल्डोस्टेरोन। सेक्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एल्डोस्टेरोन। तो अपन ने यहाँ पर छोटी छोटी बातें देखी एड्रिनल ग्रंथि में। वापस से एक बार मेरे को आप अगर थोड़ा सा भी समझ में आ रहा हो तो रिवाइज करना मेरे साथ साथ में कि जो एड्रिनल ग्रंथि, इसी के एड्रिनल ग्रंथि, एपीरीनल, अधिवृक्क, इसको अपन नाम से जानते हैं। इसको दो भागों में बांटते हैं, आंतरिक भाग इनर पार्ट, आउटर पार्ट कॉर्टेक्स जिसको अपन कहते हैं। जो कॉर्टेक्स वाला जो भाग है इसके जो सभी हार्मोन्स होते हैं कॉर्टेक्स वाले के, वो स्टेरॉइड के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? स्टेरॉइड के। इसलिए इनसे जो हार्मोन्स निकलते हैं उन्हें अपन किस नाम से जानते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड। यहाँ से दो हार्मोन्स निकलते हैं, सेक्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन। इसका जो आंतरिक पार्ट है इसको अपन किस नाम से जानते हैं? मेडुला के नाम से जानते हैं। दो हार्मोन निकलते हैं, एड्रिनलिन हार्मोन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन। अब हम देखते हैं कि ये क्या क्या काम करते हैं और कैसे कैसे इनकी प्रोसेस है, जिसमें एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, सेक्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एल्डोस्टेरोन। अब देखते हैं आगे क्या है।
अब हम बात करते हैं कि जो एड्रिनल ग्रंथि है उससे जो हार्मोन निकलते हैं उनके बारे में अपन जैसे बात करते हैं। अपन ने एक नाम सुना था कॉर्टिकोस्टेरॉइड। क्या नाम सुना था? स्टेरॉइड। अब ये स्टेरॉइड क्या होते हैं? क्या अपने जो हार्मोन्स होते हैं स्टेरॉइड के बने होते हैं, किसके बने होते हैं? तो एक छोटा सा अपन नोट के रूप में अपन इसको देखते हैं। तो देखो समझना कि मैंने यहाँ लिखा नोट कि जो हार्मोन होते हैं, हार्मोन जो अधिकतम जो हार्मोन जो होते हैं वो अधिकतम जो हार्मोन प्रोटीन या एमिनो एसिड के बने होते हैं। अपन ये एमिनो एसिड लास्ट में पढ़ेंगे। तो अधिकतम जो हार्मोन होते हैं वो प्रोटीन व एमिनो एसिड के बने होते हैं तथा कुछ हार्मोन स्टेरॉइड के बने होते हैं। कुछ हार्मोन स्टेरॉइड के बने होते हैं। तो जो हार्मोन होते हैं, मैक्सिमम जो हार्मोन होते हैं वो तो प्रोटीन और एमिनो एसिड के बने होते हैं। मैक्सिमम हार्मोन किसके बने होते हैं? प्रोटीन और अमीनो एसिड के। तथा कुछ हार्मोन बने होते हैं स्टेरॉइड के। जैसे अपन ने अभी अभी देखा था कि जो हार्मोन थे यहाँ पर वो स्टेरॉइड के बने होते हैं। अब जैसे एग्जांपल में कि स्टेरॉइड के हार्मोन कौन कौन से होते हैं, कि वो सभी हार्मोन जो कॉर्टेक्स से निकलते हैं, जो कहाँ से निकलते हैं? कॉर्टेक्स से निकलते हैं। वो हार्मोन किसके बने होते हैं? स्टेरॉइड के बने होते हैं। ऐसे हार्मोन जो कहाँ से निकलते हैं? कॉर्टेक्स से निकलते हैं। वो किसके बने होते हैं? स्टेरॉइड के बने होते हैं। और सेक्स हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, TEP, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये भी किसके बने होते हैं? अपने स्टेरॉइड के बने होते हैं। अभी इनका महत्व क्या है, क्या क्या काम करते हैं, अपन उसके बारे में यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं। देखो समझना। फर्स्ट अपन लेते हैं सेक्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड। किसकी बात करते हैं अपन? सेक्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड की बात करते हैं। देखो जो सेक्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं ये अपन जानते हैं टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये तीन होते हैं। लेकिन अपन यहाँ पर मुख्य रूप से दो देखेंगे, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। क्यों देखेंगे? क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो जो हार्मोन होता है उसे अपन प्रेगनेंसी हार्मोन के रूप में जानते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को अपन किस नाम से जानते हैं? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को अपन जानते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन के रूप में। अपन ने बात इससे पहले अपन ने देखा था उसको। तो ये जो सेक्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है मुख्य रूप से अपन यहाँ देखते हैं एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ये कम क्वांटिटी, लेस क्वांटिटी में निकलते हैं, कम मात्रा में। कैसी मात्रा में निकलते हैं? ये कम मात्रा में निकलते हैं। अब होता क्या है कि जो मेल होते हैं और जो फीमेल होती है, मेल और जो फीमेल होते हैं अपन जानते हैं कि मेल में पाए जाते हैं टेस्टिस, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं वृषण। किस नाम से जानते हैं? वृषण। और ओवेरी का मतलब होता है अंडाशय। टेस्टिस जो होता है उससे हार्मोन स्रावित होता है टेस्टोस्टेरोन, और ओवेरी से हार्मोन स्रावित होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। लेकिन जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है इसे अपन किस नाम से जानते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन। तो इसको अपन यहाँ पर नहीं देखेंगे, ठीक है? प्रेगनेंसी हार्मोन के रूप में अपन उसको जानते हैं। अब अपन बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन। इनका मतलब क्या है? तो देखो समझना कि मेल में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो ज़्यादा निकलता है। मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कैसा निकलता है? ज़्यादा निकलता है। और अपन ने देख लिया कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है कि मेल में मेल के लक्षण लेकर के आता है। कोई दिक्कत ही नहीं है, मेल में मेल के लक्षण लेकर आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो भाई मेल में तो मेल के लक्षण ही चाहिए। और जो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है ये फीमेल में फीमेल के लक्षण लेके आता है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। भाई अगर मेल में टेस्टोस्टेरोन निकल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फीमेल में एस्ट्रोजन निकल रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि जो एस्ट्रोजन और जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन निकल रहे हैं, जो एस्ट्रोजन और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकल रहे हैं अभी कैसी मात्रा में निकल रहे हैं? कम मात्रा में। लेकिन दोनों के दोनों हार्मोन मेल में भी निकलते हैं और फीमेल में भी निकलते हैं। ये एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन मेल में भी निकलते हैं और फीमेल में भी निकलते हैं, लेकिन कम मात्रा में निकलते हैं। इस वजह से इनके लक्षण फीमेल वाले का मेल वाले पर नहीं दिखेगा और मेल वाले का फीमेल वाले पर नहीं दिखता। लेकिन क्या हो कि ये एस्ट्रोजन हार्मोन भी ज़्यादा निकलने लग जाए और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी ज़्यादा निकलने लग जाए, तो अगर मान के चलो इसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, इसमें एड्रिनल ग्रंथि में मतलब असामान्यता आ जाती है, तो जो सेक्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो हार्मोन निकलते हैं ई व टी, अब होता क्या है कि अगर एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी तो ये जो हार्मोन निकलते हैं दोनों के दोनों अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं, और जब दोनों की संख्या बढ़ जाएगी
तो जो मेल होता है, मेल में भी ई निकलेगा और टी निकलेगा। मेल जो होता है उसमें एस्ट्रोजन भी निकलेगा और फिर कौन सा निकलेगा, टेस्टोस्टेरोन। तो भाई टेस्टोस्टेरोन तो कितना भी निकले उससे तो कोई दिक्कत नहीं है मेल में, क्योंकि भाई ये तो मेल के लक्षण लेके आएगा। लेकिन अगर मेल में अगर एस्ट्रोजन की अगर मात्रा बढ़ जाए तो मेल में किसके लक्षण आ जाएंगे, फीमेल के। किसके लक्षण आ जाएंगे, फीमेल के लक्षण आ जाएंगे। और अगर इसमें फीमेल के लक्षण आ गए तो अपन जानते हैं स्तनों का ज़्यादा विकास हो जाता है इसमें, किसमें, मेल में। और अगर उसी तरीके से जो फीमेल होती है, अगर फीमेल में ई व टी अगर दोनों की दोनों ज़्यादा मात्रा में निकल जाएं, भाई ई तक तो ठीक है, ई निकलेगा ज़्यादा मात्रा में तो ये तो फीमेल में फीमेल का लक्षण ही लेके आएगा। लेकिन अगर ई अगर ज़्यादा मात्रा में निकल गया फीमेल में, टी अगर ज़्यादा मात्रा में निकल गया टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा कि जो फीमेल है उस फीमेल में किसके लक्षण ले आएगा, उस मेल के लक्षण आ जाएगा। किसके लक्षण आ जाएंगे, मेल के लक्षण आ जाएंगे, जैसे दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज़ का भारी होना। तो ये सारे लक्षण टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अपन देखते हैं कि कैसे कैसे ये आगे होता है। अब अभी अपन ने जो समझा था उसके बारे में देखते हैं कि अगर एड्रिनल ग्रंथि में अगर एबनॉर्मेलिटी आ जाए या फिर उसमें कैंसर हो जाए, ट्यूमर, असामान्यता, क्या हो जाए उसमें, असामान्यता, या उसमें क्या हो जाए, ट्यूमर हो जाए, कैंसर हो जाए, तो क्या होगा कि जो एड्रिनल ग्रंथि से जो ई व टी एस्ट्रोजन व टेस्टोस्टेरोन क्या होते हैं, जो पहले नॉर्मल जो अवस्था में निकलते थे, जो कम मात्रा में निकलते थे, वो अब क्या होंगे, अपनी मात्रा को बढ़ा देंगे। और जैसे ही ई व टी आपस में बढ़ेंगे तो क्या होगा कि ई व टी दोनों में निकलते हैं, मेल में भी निकलते हैं और फीमेल में भी निकलते हैं। अगर मेल में ई और टी की दोनों की अगर मात्रा ज़्यादा हो जाए तो हम जानते हैं कि अगर टी की मात्रा ज़्यादा होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तो मेल में मेल के लक्षण लेके आता है। लेकिन जो एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है ये क्या काम करता है कि ये फीमेल के जो लक्षण है वो लेके आता है। किसके लक्षण लेके आता है, फीमेल के। अब अगर जो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है अगर ये अगर मेल में निकलने लग गया, अगर एस्ट्रोजन हार्मोन अगर मेल में निकलने लग गया तो ये क्या करेगा कि मेल में फीमेल के लक्षण ला देगा। और अगर मेल में अगर फीमेल के लक्षण ला देगा तो देखो मेल में फीमेल के लक्षण आ जाएंगे, जैसे जो उसके ब्रेस्ट होते हैं, स्तन होते हैं, उनका विकास हो जाएगा। इसको अपन कहते हैं गायनेकोमेस्टिया। इसको अपन किस नाम से जानते हैं, गायनेकोमेस्टिया के नाम से जानते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि मेल में फीमेल के लक्षण आना क्या कहलाता है, गायनेकोमेस्टिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। आप अभी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आप इसको सॉल्व करना, जो सॉल्व पेपर है आप, मैं ये मान के चलता हूँ कि आज तक आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा और ना ही आगे पढ़ोगे, क्योंकि चीज़ों को समझाने में समझने में पहले पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। हमने भी सीखा है, इनको सीखने के बाद में थोड़ा बहुत समझा भी है, तब जाके हम आपको इनको समझा पा रहे हैं। तो हर चीज़ में वही बात आती है कि हर चीज़ में टाइम लगता है। अगर आप चाहते हो कि हम एक दिन में सब कुछ सीख जाएं तो ये पॉसिबल नहीं है। अपन ने आज इतनी सारी क्लास पढ़ ली, लगभग 5 से 6 क्लास हो चुकी है, तो आज जाके अपने को लगने लग रहा है कि अपन कुछ सीखने वाले हैं, सीख रहे हैं अपन। तो जो मेल में जो फीमेल के जो लक्षण आते हैं इसे अपन किस नाम से जानते हैं, गायनेकोमेस्टिया। वैसे अगर फीमेल जो होती है, फीमेल में भी एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन दोनों निकलते हैं। अगर फीमेल में एस्ट्रोजन अगर ज़्यादा मात्रा में निकले तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत कैसे नहीं है, क्योंकि जो एस्ट्रोजन होता है वो तो फीमेल में फीमेल के लक्षण लेके आता है। लेकिन अगर फीमेल में अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अगर ज़्यादा निकल जाए तो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है कि ये मेल में मेल के लक्षण लेके आता है। लेकिन या तो फीमेल है, अगर फीमेल में अगर टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा निकलेगा तो फीमेल में किसके लक्षण आ जाएंगे, मेल के। जैसे आवाज़ भारी हो जाएगी, शरीर पे बालों की अत्यधिकता जो है मात्रा, अत्यधिक मात्रा हो जाएगी, तो आवाज़ भारी होना और हेयर की अत्यधिक वृद्धि होना। इससे अपन क्या कहते हैं कि फीमेल में मेल के लक्षण आना, इसे अपन कहते हैं विरिलिज्म। इसे अपन क्या कहते हैं, विरिलिज्म। और शरीर पर अत्यधिक बालों की वृद्धि होना, जिसे अपन हिस्टिम नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पर देखा मेल और फीमेल में अगर एबनॉर्मेलिटी हो जाए एड्रिनल ग्लैंड की तो क्या होता है, कैसी प्रोसेस होती है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन बात करते हैं किसकी, इससे नेक्स्ट अपन ने सेक्स एस्टेरॉयड अपन ने देख लिया था, कॉर्टिकोस्टेरॉयड अपन ने देख लिया। अब अपन यहाँ पर देखते हैं एल्डोस्टेरोन।
एल्डोस्टेरॉन के बारे में अपन बात करते हैं कि वो क्या होता है, कैसे कैसे हमारे जो शरीर में जो धातु पाई जाती है, सोडियम जिसको अपन कहते हैं, खनिज तत्व जो पाए जाते हैं उसको अपन कैसे इधर से उधर करते हैं। जल का जो किडनी में जो जल होता है, अपन ने देखा था कि जो एडीएच जो हार्मोन होता है, वो एडीएच हार्मोन लगभग 10 से 15% जल को किडनी से वापस रक्त में ले आता है। तो ये हार्मोन जो अपन आगे पढ़ेंगे वो भी जल को किडनी से कहाँ पर लेके आता है, रक्त में लेके आता है। चलो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अपन एल्डोस्टेरॉन हार्मोन। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन भाई अपन ने देखा था जो सेक्स कोर्टिसोल में अपन ने देख लिए थे हार्मोन। अब अपन किसकी बात करते हैं, सेकंड एल्डोस्टेरॉन हार्मोन। जो इसका जो बाहरी जो आउटर जो पार्ट होता है उससे हार्मोन जो निकलता है उससे अपन देखते हैं दूसरा वाला एल्डोस्टेरॉन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है कि वही जैसे एडीएच जो हार्मोन होता है, मैंने अभी आपको समझाया थोड़ी देर पहले कि जो एडीएच हार्मोन होता है वो जो यूरिन में या फिर अपन ये कह सकते हैं जो किडनी में जल की जो अधिक मात्रा होती है उसको वापस कहाँ तक लेके आता है, रक्त तक लेके आता है। इस हार्मोन का थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा काम है, जल को तो लेके आता ही है, साथ के साथ में ये जो अपन खाने के माध्यम से जो खनिज पदार्थ एक प्राप्त करते हैं जिसका नाम है सोडियम। ये सोडियम क्या काम करता है कि हमारे जो बीपी है, शरीर का जो बीपी है उसको कंट्रोल करने में सहायक होता है कौन, सोडियम। ठीक है। इसके बाद में हमारा जो मस्तिष्क है जिसको अपन तंत्र के माध्यम से उसमें पढ़ते हैं, अपन आगे देखेंगे अपन इसको कि एक तो सोडियम जो लवण होता है वो बीपी को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है और एक मस्तिष्क या तंत्रिका के कार्य के लिए आवश्यक होता है। तो अब आप ये सोचो कि हमारे मस्तिष्क के कार्य करने के लिए कौन आवश्यक है, यहाँ पर सोडियम आवश्यक है। अगर ये सोडियम हमारे शरीर से अगर बाहर चला जाए, अगर ये सोडियम हमारे शरीर से बाहर चला जाए तो क्या होगा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन क्या करता है कि जो सोडियम जो मूत्र के माध्यम से जो बाहर जाता है उसको वापस किडनी से लेकर के कहाँ तक लेकर आता है, रक्त में लेकर के आता है। इसलिए इस हार्मोन को अपन जीवन रक्षक जो हार्मोन है उसके नाम से अपन इसको जानते हैं। तो देखते हैं, समझने एक बार। ये है अपने रक्त नलिका, ये क्या है अपने रक्त नलिका, और ये अपने किडनी। ये क्या है अपने किडनी। किडनी में क्या है कि बहुत कम मात्रा में सोडियम, पहली बात तो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है हमारे शरीर में सोडियम लवण। तो सोडियम लवण है, पानी है और यूरिया है। अब ये जो एल्डोस्टेरॉन जो हार्मोन जो होता है ये क्या काम करता है कि ये सोडियम जो है इस पूरे के पूरे सोडियम को रक्त में लेकर के आता है। कौन सा हार्मोन, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन। और ये जो जल है इस जल का लगभग 15 से 20% भाग को भी कहाँ पर लेके आता है, ये वापस से रक्त में लेकर के आता है। अब ये किसका संरक्षण कर रहा है, इस लवण का संरक्षण कर रहा है कि नहीं कर रहा, कौन सा हार्मोन, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन। तो इसलिए इस हार्मोन को अपन एक नाम से जानते हैं, लवण संरक्षी हार्मोन। और हमारे अगर मान के चलो शरीर से अगर सोडियम बाहर निकल जाए तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इसलिए इस हार्मोन को अपन एक और नाम से जानते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन। जीवन रक्षक हार्मोन। फालतू की बातें, सिंपल सी बातें, कोई ज़्यादा हार्ड है नहीं है, लेकिन यहाँ से एग्जाम में आती हैं तो अपन इनको नेगलेक्ट भी नहीं कर सकते। तो आप नॉर्मल आराम से याद हो जाएगा कि जीवन रक्षक हार्मोन, लाइफ सेविंग हार्मोन या लवण संरक्षी हार्मोन अपन किसको कहते हैं, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन को कहते हैं। अब अपन ने देख लिया कि जो एड्रिनल ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं, है ना। अब इसमें और भी है, नॉर एड्रेनलिन हार्मोन, वो भी अपन अभी देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अपन बात करें कि जो एड्रिनल ग्रंथि से जो सभी के सभी जो हार्मोन निकलते हैं, वो सभी हार्मोन अगर अधिक मात्रा में निकले और कम मात्रा में निकले, तो अगर उनका अल्प स्राव हो मतलब कम स्राव हो, और अगर उनका अति स्राव हो मतलब ये जो हार्मोन है जो एड्रिनल ग्रंथि से जो निकलते हैं, अगर ये कम मात्रा में हो और एक ज़्यादा मात्रा में स्रावित हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अगर अल्प मात्रा में अगर स्रावित होते हैं तो इससे एक रोग हो जाएगा एडिशन रोग। कौन सा रोग हो जाएगा, एडिशन। और अगर ये अति स्राव मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर निकलते हैं तो इनसे रोग हो जाएगा कोन्सिस और कोन्स रोग। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि एड्रिनल ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकलते हैं अगर वो कम मात्रा में निकलते हैं तो एडिशन रोग हो जाएगा, और अगर ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं तो कोन्सिस या कोन्स रोग हो जाएगा। अब इसके बाद में हम जो है इसका जो इनर जो पार्ट है उस पार्ट से जो हार्मोन स्रावित होते हैं, एड्रेनलिन हार्मोन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन, उनके बारे में देखते हैं। तो एल्डोस्टेरॉन के बारे में आपने समझ लिया कि क्या काम करता है, लवण संरक्षी हार्मोन है और जीवन रक्षक हार्मोन है। ठीक है। ये सोडियम को वापस रक्त में लेकर के आता है। सोडियम क्या काम करता है, बीपी को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, और मस्तिष्क जो है अपन कह सकते हैं तंत्रिका के कार्य के लिए भी आवश्यक है। कौन सा, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन।
अब अपन बात करते हैं एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन हार्मोन के बारे में। तो देखते हैं आगे। अब हम बात करते हैं एड्रिनल और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रिनल और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन, देखो ये एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन क्या काम करते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, आपने नाम सुना होगा, करो या मरो, करो या मरो। अपन इसको आपातकालीन हार्मोन के नाम से भी जान सकते हैं दोनों। तो इन्हें विपरीत परिस्थितियों में ये जो हार्मोन होते हैं ये अपने काम आते हैं, जिसे अपन कह सकते हैं करो या मरो हार्मोन। करो या मरो हार्मोन, ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मैं आपको जब ये जो टॉपिक हो जाएगा इसके बाद में आपको एक PDF जो है प्रोवाइड करवा दूंगा, और वो पूरी PDF की जो है लिंक वगैरह टेलीग्राम की अगर आप चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चंस अपने एग्जाम में यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो देखो विपरीत परिस्थितियों में ये हार्मोन कार्य करता है, जैसे अपन करो या मरो हार्मोन के नाम से जानते हैं। जैसे आपातकालीन परिस्थितियाँ, जैसे फियर, फाइट, फ्लाइट, डरना, लड़ाई करना, फाइट और भाग जाना। मतलब इस हार्मोन में क्या होता है, या तो व्यक्ति डरेगा, या व्यक्ति लड़ाई करेगा सामने वाले से, या फिर व्यक्ति क्या होगा वहाँ से भाग जाएगा। जैसे मान के चलो अचानक आपके सामने कोई शेर आ जाए, तो आपके सामने जैसे शेर आएगा तो आपका दिमाग अपने आप ही ऐसे घूम जाएगा, आप डर जाओगे, मुंह में से जो भी आपके जो लार वार बनती है सब खत्म हो जाएगी। आपके सामने मिठाई रखी है, बगल में शेर खड़ा है, तो लार बनेगी क्या? कभी नहीं बने, वो तो लार का कम हो जाएगा। स्त्रवण, मूत्र निर्माण, आप क्या ऐसे टॉयलेट करने जाओगे कि फिर नहीं साहब, वो भी कम हो जाएगा। हार्ट रेट, BP दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे आपके, बढ़ जाएंगे। श्वसन दर वो भी क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी। श्वेत स्त्रवण वो भी क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि जैसी विपरीत परिस्थितियाँ आती है तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, और इस परिस्थिति में आप क्या करते हो, या तो करो या फिर मरो। सामने शेर आ गया, या तो आप उससे लड़ो, डरो, या फिर वहाँ से भगो, ये तो कर सकते हो। इसलिए इस हार्मोन को अपन 3F के नाम से भी जानते हैं। इस हार्मोन को अपन किस नाम से जानते हैं, 3F हार्मोन, या फिर इसी को अपन कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। किस नाम से जानते हैं, स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो सिंपल सी बात है, करो या मरो हार्मोन, एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है। 3F के नाम से अपन इसको जानते हैं। ये हार्मोन, ये दोनों हार्मोन विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति की रक्षा करते हैं, इसलिए इसे आपातकालीन हार्मोन या 3F हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इस हार्मोन में क्या होता है कि हार्ट रेट, BP, श्वसन दर वगैरह सब बढ़ जाते हैं, जैसे मैंने लिख रखा है इधर। तो यहाँ तक अपन ने इसमें देख लिया। अब आगे अपन बात करते हैं। अपन ने देखा कि इसमें एक ग्रंथि रह जाती है अपने, उसका नाम है, अब मैंने अभी नहीं करा, उसका नाम है पैराथायराइड। थायराइड के चारों तरफ पाई जाने वाली ग्रंथि, उसका नाम क्या है, पैराथायराइड। अब अपन एक बार पैराथायराइड के बारे में देख लेते हैं। फिर अपने ये एक होगी अपने थाइमस ग्रंथि, वो थाइमस ग्रंथि अपन बाद में देखेंगे। लेकिन अभी कौन सी ग्रंथि देखते हैं अपन, इसके बाद में पैराथायराइड ग्रंथि, या फिर चलो छोड़ो, वो अपन कल देखते हैं। वो अपन कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। तो अगर आपको चीज़ें अगर अच्छी लग रही हैं, अगर आप यहाँ तक आपने वीडियो देखी है, तो मैं मानता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। जैसे एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन क्या क्या काम करता है, करो या मरो हार्मोन के नाम से अपन इसको जानते हैं, ठीक है। तो आज अपन ने जो चीज़ें देखी, आज थोड़ा सा मौसम ऐसे ही ख़राब था, इसलिए मैंने थोड़ा वीडियो को जल्दी बनाया है, और वो भी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हवाएं ऐसे थोड़ी ज़्यादा चल रही, तो आपको पता नहीं साउंड में प्रॉब्लम आ रही होगी या कैसे, लेकिन कोशिश है कि ठीक बनी होगी। मैं भी पहले इसको देखूँगा, फिर आप अपलोड करूँगा इस चीज़ को। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ में, और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस जो ये अपन जो पढ़ा रहे हैं इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक फैलाएं, और शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप एक दूसरे से बोलें। जिससे क्या है कि हमारा भी ऐसे मनोबल बढ़ेगा, हम भी और अच्छे से वीडियो बनाएंगे और भी मैटर आपको ला के देंगे। मैं ये है कि इसमें जितना भी हो सकेगा मैं आपको सारा का सारा चैनल पे उपलब्ध करवा दूँगा। तो अपन ने आज यहाँ तक देखा, आज के लिए इतना ही, बाकी अपन कल देखते हैं। धन्यवाद।